हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। एनसीईआरटी क्लास 12th बायोलॉजी के 11 चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम के भाग 2 में मैं डॉक्टर रमाशंकर पांडे, प्रवक्ता जीव विज्ञान, एच इंटर कॉलेज मुसाफिर खाना अमेठी, आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं, इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में बहुत विस्तृत तरीके से किया है। करीब 230 जीवाणुओं से करीब 900 प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम प्राप्त किए जा चुके हैं, जिनका बहुत ही विविध तरीकों से उपयोग किया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से उसके आगे 11.2.2 क्लोनिंग वेक्टर्स, और उसके आगे के जो पॉइंट्स हैं इस पर आज हम चर्चा करेंगे। क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं, पहले इसको समझ लें। वेक्टर्स होते हैं जहां पर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये बैक्टीरिया, यहां से हमने इसके प्लाज्मिड को निकाला और इस प्लाज्मिड में हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मिलाया और फिर इसको इसमें ट्रांसफर कर दिया। जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मिलाया और इसको हमने इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी कह सकते हैं, इसको हमने फिर इस दूसरे वाले जीव यानी बैक्टीरिया में हमने ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो काम है, ये प्लाज्मिड ये एज ए वेक्टर किस तरह का काम कर रहा है, वेक्टर यानी वाहक का काम कर रहा है। तो इस तरह से जो प्लाज्मिड्स होते हैं वे केवल बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। खास बात यह होती है कि ये स्वतंत्र रूप से द्विगुणन करते हैं, बिना इसके अपने डीएनए के प्रभाव से स्वतंत्र रूप से द्विगुणन भी करते हैं। तो इस तरह के वेक्टर्स को प्राप्त करना एक कठिन समस्या थी। तो सबसे पहले इस समस्या को दूर करने के लिए 1977 में PBR 322 का निर्माण किया गया। इसका नामकरण यह क्यों पड़ा? P मतलब प्लाज्मिड, बॉलिवर रॉड्रिग्स ये वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने बनाया था, और जिस क्रमांक का ये प्लाज्मिड है उस क्रमांक का नाम है 322। तो PBR 322 का निर्माण किया गया आर्टिफिशियली। ध्यान रहे कि यह प्राकृतिक नहीं होता। तो आइए देखें इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि इसकी संरचना कैसे होती है। यह जरूरी है कि एक ही रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही पहचान चिन्ह होना चाहिए, और कई रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए कई अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए। ये यहाँ पर कंफर्म हो ले। अब PBR 322 के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि यहाँ पर 2 एंटीबायोटिक के लिए यहाँ पर साइट्स हैं, जीन्स हैं। एक है टेट्रासाइक्लिन के लिए और दूसरा है एम्फिसिलिन के लिए। कहने का मतलब अगर इस वेक्टर को, इस प्लाज्मिड को हम टेट्रासाइक्लिन के संपर्क में लाएं तो यह नष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इसके पास है, टेट्रासाइक्लिन से बचाव करने वाला जीन इसके पास है। इसी तरह अगर इसी वेक्टर को हम एम्फिसिलिन में लेके रखते हैं, एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकॉल, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं? एंटीबायोटिक्स हैं। जो ओरिजिनल ये एस्चेरिचिया कोलाई होता है उसमें कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं होता। ये ध्यान रखिए। इसको हम आर्टिफिशियल तरीके से इस जीन को इसमें हम डालते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि अगर एम्फिसिलिन में अगर इसको हम रखें तो एम्फिसिलिन इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इसके पास है, जिससे इस वेक्टर का बचाव हो जाएगा। तो अब देखिए इसको कैसे हम याद करें। एक तरफ टेट्रासाइक्लिन का है, इसको BAM H1Cell1 PBU1 PST1 कैसे याद करें? जैसे इसको हम याद कर सकते हैं टेट्रासाइक्लिन का बंसल, BAMSEL, दोनों में 1 है,
H1 1। इसको हम याद करें एम्फिसिलिन में, यहाँ पर P है, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है। इसका लास्ट टाइम एम्फिसिलिन में P है, इसके शुरुआत में P है, PVU फर्स्ट, U भी थोड़ा उल्टा कर दें, और PST यानी प्रभाशंकर तिवारी आप याद कर सकते हैं, किसी किसी का नाम भी होगा आप में से भी, तो ये फर्स्ट हो गया। तो रेप्लिकेशन की शुरुआत यहीं से होती है। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको ओरी बोलते हैं, प्रतिकृतियन की उत्पत्ति, यहीं से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है और इस तरह से एक तरफ से बन के पूरा सर्कल तैयार होता है, फिर एक इसकी कॉपी बन जाती है। आरओपी जो होता है, ये इस रेप्लिकेशन में कुछ प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, कुछ इसेंशियल प्रोटीन्स की जरूरत होती है, उसका निर्माण ये जीन करता है, आरओपी। और इसका जो ये आइडेंटिफिकेशन साइट है PVU सेकेंड, ध्यान रहे यहाँ PVU फर्स्ट है और ये PVU सेकेंड है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक ही साथ ये 3 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साइट्स हैं, रिकॉग्निशन साइट्स हैं, ECH, E, C और H, इस तरह हो जाएगा। तो ईचक दाना, ईचक दाना, ईचक दाना, दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। तो ईचक ECH ऐसे हम याद कर सकते हैं। मुझे भी इसी से याद आया, यहाँ पर CH होता है, तभी अभी इसी फार्मूले से मुझे याद आ गया कि E को R1, क्ला1 और हिंड थर्ड, यहाँ पर ये है थर्ड, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से ये PBR 322 का स्ट्रक्चर होता है। देन हम बात करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स की, जिसे वर्ण योग्य चिन्ह कहा जाता है। मान लीजिए कि हमने इस BAM H1 से कट किया यहाँ पे, और इसी स्थान पर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल दिया यहाँ पे। ध्यान रहे, ये जो ब्लू कलर का है, यहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, GOI यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जिस जीन्स को हम चाहते हैं वो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम टेट्रासाइक्लिन के इस जीन को तोड़कर अगर अपना जीन स्थापित कर देते हैं, तो क्या टेट्रासाइक्लिन का जीन सुरक्षित है? आंसर है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस जीन को ट्रांसफर करने के बाद अगर हम इसको टेट्रासाइक्लिन में रखते हैं इस पूरे को, तो यह नष्ट हो जाएगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन से बचाव करने वाला जो जीन है वो यहाँ पर नष्ट हो चुका है। अब सेलेक्टेबल मार्कर इसको कहते हैं कि हम इन जीन्स की मदद से, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होती हैं, उसकी मदद से हम अपने उस प्लाज्मिड को पहचानते हैं जो हमारे लिए डिजायरेबल है, जो हमारे लिए आवश्यक है। इसको ऐसे समझते हैं, हम डिटेल में बताते हैं कि ये मामला बनता कैसे है। देखिए, सपोज करिए कि हमें ये जो हमारा प्लाज्मिड है, इसको हमने ट्रांसफर किया किसमें? बैक्टीरिया में। ध्यान दीजिए, यहां पर हमको 3 बैक्टीरिया मिलते हैं। तीनों बैक्टीरिया में एक में ये गया, मान लेते हैं एक में ये गया, दूसरे में, और तीसरे में गया ही नहीं। एक में गया जिसमें ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके साथ में है, यहाँ जो ब्लू कलर का है, और दूसरा हम इसको कर देते हैं रेड कलर का, जो एम्फिसिलिन है, एम्फिसिलिन भी है। एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन यहाँ पर है, और यहाँ पर वो गया जिसमें एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स है, और ये दूसरा जो है टेट्रासाइक्लिन का ही जीन्स है। टेट्रासाइक्लिन का ब्लैक में ही रहने देते हैं, और इसमें कोई गया नहीं। देखिए यहाँ पर 3 कंडीशंस बनती हैं, 1, 2 और 3। एक जो पहली कंडीशन है, इसमें एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स है और साथ में हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो गया है, ध्यान रहे। दूसरे कंडीशन में एम्फिसिलिन जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नहीं गया है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स गया है, और टेट्रासाइक्लिन का भी जीन्स गया है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इसमें गया है।
हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें नहीं गया है, नंबर 2 में, और तीसरे में कुछ नहीं गया है। कहने का मतलब यह प्लाज्मिड इसमें जो गया है उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरे और तीसरे में नहीं है। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर हम छिड़काव करते हैं एम्फिसिलिन का। किसका करेंगे? एम्फिसिलिन का। इसका हमने छिड़काव कर दिया, इसमें डाल दिया, तो क्या होगा? हम देखते हैं कि इसका एम्फिसिलिन से बचाव करने वाले यहां पर दोनों बैक्टीरिया के पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स हैं। ध्यान रहे, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स दोनों हैं जो रेड कलर के दिखाए गए हैं, ये दोनों तो बच जाएंगे, लेकिन इसके पास नहीं है, इसलिए यह नष्ट हो जाएगा। पहली बात। अब 3 टाइप हमको मिले, 3 में से 1 से हमने छुटकारा पा लिया और अभी 2 हमारे बाकी हैं। 2 में से हमको ये देखना है कि कौन हमारे मतलब का है, जीन ऑफ इंटरेस्ट किस में है। चूंकि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते, तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो 1 में है या 2 में है? तो क्या करेंगे कि इसको ये जो तीसरे नंबर का है ये खत्म हो गया, क्योंकि एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स इसमें नहीं है और एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक का छिड़काव करते ही ये खत्म हो जाता है। ये बचे दोनों, क्योंकि इसमें एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स हैं, इसलिए दोनों बच गए। लेकिन अभी हम यह नहीं जान पा रहे हैं कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इन दोनों में किस में है। हम क्या करते हैं, एक कपड़े की मदद से बड़ी सावधानी के साथ इसको हल्का सा लेके और दूसरे में हम ट्रांसफर कर देते हैं। अब आप देखिए यहां पे क्या होता है, यहां पे अभी इसको जैसे है वैसे ही रहने देंगे, पूरा नहीं ट्रांसफर करेंगे। केवल कुछ बैक्टीरिया को जो यहां पर कल्चर में तैयार हुए हैं, उस बैक्टीरिया को हम एक कपड़े की मदद से थोड़ा सा कल्चर ले जाके हम यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। अब देखिए यहां पर क्या होने वाला है, यहां पे ये होगा, एक से तो हमें छुटकारा मिल ही गया, लेकिन जो दूसरा वाला है इसमें क्या होने वाला है, ध्यान दीजिए। अब आप देखिए यहां पर हमने पहले किसका छिड़काव किया था, एम्फिसिलिन का। यहां हम छिड़काव करेंगे टेट्रासाइक्लिन का। किसका छिड़काव करेंगे, टेट्रासाइक्लिन का। ध्यान रहे, दूसरे स्थान पर ले जाने के बाद इसके कल्चर में हम किसका छिड़काव करेंगे, टेट्रासाइक्लिन का। तो ध्यान रहे कि अब चूंकि जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स नष्ट हो चुका है, उसी स्थान पर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला था, इसलिए जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा वो टेट्रासाइक्लिन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इससे बचाव का जो रेजिस्टेंट जीन है वो इसमें नष्ट हो चुका है, उसकी जगह पर हमारा अपना जीन आ चुका है टेट्रासाइक्लिन वाले जगह पे, तो ये नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा है वो उसके पास टेट्रासाइक्लिन से बचाव का जीन है, इसलिए इससे रेजिस्टेंट होगा, इससे ये बचाव कर लेगा और इसकी ढेर सारी कॉलोनी यहाँ पर बनती जाएंगी, बहुत सारी कॉलोनी बनती जाएंगी। हमको पता चल गया, यहीं पर हमको पता चल गया कि जो नंबर 2 पर है इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि जो नंबर 1 वाले स्थान पर है इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी वांछित जीन, एलियन जीन, जिस जीन को हम चाहते हैं वो जीन इस बैक्टीरिया के पास में है। इस बैक्टीरिया को आराम से यहाँ से निकाल के फिर बायोरिएक्टर में डाल के हम बड़ी मात्रा में अपना जो वांछित प्रोटीन है या वांछित जीन है या जो भी हम वांछित जिस काम के लिए हम इसको कर रखे हैं वह हम प्राप्त करते हैं। तो ये ध्यान रहे कि इस तरह से ये जो सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, इनकी मदद से हम इसकी पहचान करते हैं। जो वांछित जीन है, जो वांछित प्लाज्मिड है, उसकी हम पहचान करते हैं किसके द्वारा, सेलेक्टेबल मार्कर्स के द्वारा। क्लोनिंग साइट्स क्या होती हैं, ये जो यहाँ पे क्लोनिंग साइट जो होती हैं, ये जो आइडेंटिफिकेशन के जगह होती हैं, इनको क्लोनिंग साइट्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं जगहों को हटा के, इन्हीं जगहों की पहचान करके हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं और
यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके बीच में फिट हो जाता है, और जितनी बार इसकी क्लोनिंग होती है, जितनी बार ये बनता है, उतनी बार हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बनता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लोनिंग साइट्स कहा जाता है। इसी को क्लोनिंग साइट्स भी कहा जाता है। ये और ये क्लोनिंग साइट्स भी कहलाए जाते हैं, क्योंकि इन्हीं जगहों को पहचान के, काट के, और उन्हीं जगह पे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना लगाते हैं। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड क्लोनिंग साइट्स। अगली चीज, क्लोनिंग साइट्स में एक और एग्जाम्पल है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसकी मदद से कैसे किया जाता है, आइए इसको देखें। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम इस तरह समझते हैं। PUC, P मतलब प्लाज्मिड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने एक ऐसे प्लाज्मिड का निर्माण किया, ध्यान दीजिए, जो कुछ इस तरह का था। जैसे उसमें था वैसे इसमें भी था। अंतर यह था कि जो जीन इसमें लगाया गया एक एम्फिसिलिन का था, रेजिस्टेंट जीन, और एक ये जो जीन था ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज का था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का था। ऐसा प्लाज्मिड जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने तैयार किया, उसी के नाम पे इसको PUC प्लाज्मिड भी कहते हैं। तो जो दूसरा ये जीन है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज का निर्माण करता है, और ये एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। ये क्या किया गया कि इस अल्फा गैलेक्टोसाइडेज वाले जीन में ही हमने इसको काट के अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको लगा दिया। जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको लगा दिया। ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो जीन हम चाहते हैं, जिस जीन को हम चाहते हैं कि आगे भेजना चाहते हैं, उसको हमने लगा दिया। तो क्या हुआ, अब यहां फिर वही चीज हम दोहराते हैं। फिर यहां पे क्या कंडीशंस प्राप्त हुई, इसमें देखिए क्या होता है कि हमें पहली कंडीशंस में ये मिला, जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है और एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है। दूसरा, इसमें केवल एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन है। यहाँ पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ध्यान रहे इस वाले में। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, ध्यान रहे। अब ध्यान से सुनिए, इसमें क्या होता है। सेकंड कंडीशंस में क्या होता है, जो ये बना है, दूसरा वेक्टर बनाया गया है, ये भी आर्टिफिशियल है। इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए कि सबसे पहले इसमें एम्फिसिलिन डाला गया। इस पूरे कल्चर में हमने किसको, एम्फिसिलिन को डाला, ठीक। एम्फिसिलिन डालते ही जिसमें एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं होगा वे बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो नंबर 3 का बैक्टीरिया मर गया, क्योंकि इसके पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है। इसके पास वो वेक्टर, वो प्लाज्मिड अंदर गया ही नहीं जो इसका बचाव कर सके। लेकिन ये दोनों बचेंगे, ये दोनों बचेंगे। तो अब यहां से हम हटा देते हैं, ये बैक्टीरिया हट गया, मर गया। तो नंबर, अब इन दोनों में से हमको पहचान करना है कि हमारे काम का जो जीन है वो किस बैक्टीरिया में है। तो ध्यान दीजिए, एम्फिसिलिन को डालने के बाद अब इन दोनों में से हमको पहचानना है कि हमारे मतलब का कौन सा है। तो एक केमिकल होता है जिसको हम एक्स गाल कहते हैं, एक्स गाल है। तो ध्यान रहे कि जिसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज जिसमें होगा वह इस एक्स गैल से रिएक्शन करके ब्लू कलर का हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो है नंबर 2 वाला, ये ब्लू कलर का हो गया। क्योंकि यहां पर देखिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट बीटा गैलेक्टोसाइडेज को काटकर यहीं पर हमने ट्रांसफर किया था। तो इसका तो ये वाला हिस्सा जीन खत्म हो गया। जब ये जीन खत्म हो गया तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा।
तो इसी जगह पर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें है। एक्स गैल से रिएक्शन कौन करेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वो बनेगा किससे? दूसरे वाले से, क्योंकि इसका जीन यहां पर अभी है। तो इस जीन से ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा जो एक्स गैल से रिएक्शन करके ये ब्लू कलर का हो जाएगा, और इसकी पूरी कॉलोनी ब्लू कलर के बहुत सारे बैक्टीरिया बनते चले जाएंगे। यहाँ पर हम देखें तो ये तो बड़ा खुश होगा कि हम तो भाई दिखाई पड़ रहे हैं ब्लू कलर के, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वांछित जीन है, जो डिजायरेबल जीन है, वो इसमें नहीं है बल्कि इसमें है। तो हमने कहा ठीक है बेटा, तुम खुश रहो, अपनी जगह रहो, लेकिन हमारे मतलब का जो बैक्टीरिया है वो ये है। हमने इसको आराम से निकाला और बायोरिएक्टर में डाल के बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेक्शन कर लिया। तो ये काम होता है यहाँ पर। इसके बाद हम बात करते हैं वेक्टर्स ऑफ क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए बड़ी मजे की बात है, प्लांट्स में एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ये बैक्टीरिया है। इन्फेक्ट करता है डाइकाट को, और जिसके कारण जो बीमारी होती है ये क्राउन गाल, ये क्राउन गाल बीमारी होती है, इस बैक्टीरिया के कारण होती है। और खास बात मैं बता दूं कि इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहा गया है। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहा गया है इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को। तो क्यों? आइए देखिए, इसको यह सम्मान क्यों मिला है। देखिए बड़े मजे की बात है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और यहाँ पर हम एक डाइकाट लीफ लेते हैं। डाइकाट में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, आपको पता होगा। तो इसमें क्या करता है कि ये जो बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, यह अपना प्लाज्मिड, ध्यान रहे, जिसमें एक इसका खास जीन होता है जिसको TI जीन बोलते हैं। इस प्लाज्मिड में ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, ट्यूमर बनाने, गांठ बनाने वाला जीन होता है, इस प्लाज्मिड को ट्रांसफर करता है यहाँ। तो यहाँ जब ये पहुंच गया तो इसके साथ ये जीन भी पहुंच गया, जिस जीन को ये पहुंचाना चाहता है, TI जीन, इसी के साथ पहुंच गया। और इस प्लांट की सेल से, जैसे मान लेते हैं ये सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, और इसके न्यूक्लियस में जाके यह जो जीन है TI जीन, ये इसके DNA में इंसर्ट हो जाता है, घुस जाता है। एक चीज मैं और बता दूं कि ये इंसर्ट करके, जैसे पीछे हमने बताया था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को तोड़कर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं। इस प्रक्रिया को इंसर्शन इनएक्टिवेशन कहते हैं। इंसर्शन इनएक्टिवेशन अर्थात हम उस जीन को नष्ट करके अपना जीन डालते हैं, इसी को इंसर्शन इनएक्टिवेशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो जीन है इस प्लांट सेल के इस DNA से जाके जुड़ गया, और इससे जुड़ने के बाद इसने गांठ बना ली। क्या बना ली? गांठ बना ली, पूरा गांठ बना ली, इस तरह से गांठ बना ली। और इस गांठ से जो केमिकल निकलता है वो इसके लिए बड़ा फेवरेबल कंडीशन उत्पन्न करता है। यूं समझिए कि इसके यहाँ जाने से पहले ही इसका पूरा साम्राज्य स्थापित कर देता है। प्रत्येक कोशिका इसके कहने में आ जाती है। किसके? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के कहने में आ जाती है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि यह अपना इस प्लाज्मिड से अपना जीन भेजकर इस प्लांट में ट्यूमर उत्पन्न करता है, और उस ट्यूमर से उत्पन्न केमिकल इसके लिए आवश्यक होता है, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन उत्पन्न करता है, और
यहाँ पर यह अपना पूरा राज्य स्थापित कर लेता है। इस बात को जब वैज्ञानिकों ने जाना और समझा तो उन्होंने अपने फायदे के लिए यह काम कर लिया। क्या किया? उन्होंने इस टीआई यानी कि इस जीन को काटकर अपने इंटरेस्ट का जीन ट्रांसफर कर दिया। अपना जो जीन चाहते हैं उस जीन को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। अब इसका जो टीआई जीन है वो नहीं गया। अब वो नहीं गया तो जाहिर है कि रोग भी उत्पन्न नहीं हुआ, और हम जो चीज चाहते हैं वह हमने पहुंचा दिया। और इस तरह से एक स्वस्थ जीन जिसको हम चाहते हैं, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, GOI जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो हमारा जीन इस प्लांट में पहुंच गया। और अगर इनिशियल स्टेज में ये सेल्स में पहुंच जाता है प्लांट के, तो पूरे प्लांट की प्रत्येक कोशिका में यह जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, और जिस वांछित लक्षण को हम चाहते हैं वह लक्षण हमें इस पौधे में दिखाई देगा। तो इस प्रकार वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स होता है। एनिमल्स में क्या होता है? ध्यान दीजिए, एनिमल्स में क्या होता है कि जो रेट्रोवायरस होते हैं, यानी कि ऐसे वायरस जिनका आनुवंशिक पदार्थ RNA होता है, ऐसे वायरस जिनका आनुवंशिक पदार्थ RNA होता है, तो ये कैसे काम करते हैं? इनका आनुवंशिक पदार्थ RNA होता है। ये जब सेल में पहुंचते हैं तो पहले DNA बनाते हैं, और ये जो DNA होता है ये जाके उस एनिमल सेल के DNA में लग जाता है। ये मान लीजिए DNA, ये इसका RNA होता है, RNA से ये DNA बनाता है, यही DNA जाके हमारे जो एनिमल सेल में है उसके क्रोमोसोम में जाके फिट हो जाता है, और ये फिर अपना काम कराता है। रेट्रोवायरस अपनी प्रोटीन बनवाता है, अपना RNA बनवाता है, अपने काम मतलब की चीज बनवाता है। वैज्ञानिकों ने जब इस बात को समझा और देखा तो उस वैज्ञानिकों ने इसका फायदा उठाया। क्या किया? रेट्रोवायरस के इस RNA को जो है वो अपने वांछित जीन से बदल दिया। इसमें दो तरीका होता है। जैसे वांछित जीन DNA होता है, हमने क्या किया कि DNA को RNA में भी कन्वर्ट करते हैं, उसका जो न्यूक्लियोटाइड का क्रम होता है DNA से RNA में कर दिया। अब इसी RNA को हमने इस रेट्रोवायरस की मदद से सीधे यहाँ पर ले आए और वही काम कराया, DNA में कन्वर्ट हुआ, और हम जो वांछित जीन चाहते हैं, हमारा जो रिक्वायर्ड जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है GOI, उसको हमने फिर यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। किसमें? एनिमल सेल में। इस तरह से हमने जिस जीन को हम चाहते हैं उस रेट्रोवायरस की मदद से हमने अपने इस एनिमल सेल में उस जीन को पहुंचा दिया। तो ये काम इस तरह होता है। तो अब ये बात करते हैं, पौधों व जंतुओं में जीन क्लोनिंग है तो संवाहक का काम इस तरह होता है, एनिमल्स में रेट्रोवायरस की मदद से होता है। अब बात करते हैं कंपिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट DNA। सक्षम परपोषी आतिथ्य पुनर्योगज DNA के साथ रूपांतरण है। तो इसमें क्या किया जाता है? प्यारे बच्चों, जैसे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के अंदर आसानी से प्लाज्मिड घुसता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल, ये जो जितनी आसानी से आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इतनी आसानी से बातें होती नहीं हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये बैक्टीरिया है और यहाँ से हमको प्लाज्मिड जो हमारे पास है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, उनको हमें इसके अंदर करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कैल्शियम आयन में रखते हैं। किस में रखते हैं? कैल्शियम आयन में। तो भी बात नहीं बनती, थोड़ा सा परमेबिलिटी पे असर पड़ता है, पारगम्यता इसकी बढ़ जाती है। इसके लिए इन प्लाज्मिड्स को हमें इसके अंदर करना है, इस बैक्टीरिया के अंदर करना है। तो कैसे करते हैं, किन तरीकों से करते हैं, कंपिटेंट होस्ट कैसे बनाते हैं, कैसे ये सक्षम होते हैं इसको ग्रहण करने के लिए? तो इनकेस ऑफ बैक्टीरिया के मामले में क्या होता है, पहले इसको कैल्शियम आयन के अंदर रखते हैं, इसके बाद इसको ठंडा करते हैं। किस में रखते हैं? आइस में ठंडा करते हैं। ठंडा करते इसको ठंडी लगती है, और फिर गर्म करते हैं। फिर क्या करते हैं? गर्म करते हैं, हीट करते हैं। और किस तापमान पे? 42 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। ठंडा किया,
फिर गर्म किया और फिर ठंडा कर देते हैं, फिर आइस में रख देते हैं। तो इस तरह बार बार ठंडा करने पे, गर्म करने, फिर ठंडा करने पर इसमें छोटे से छोटे पोर्स बन जाते हैं। पोर्स बन जाते, उन पोर्स की मदद से ये जो प्लाज्मिड होता है ये आसानी से ई कोलाई के अंदर प्रवेश कर जाता है, बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कर जाता है। ये तो बात हुई बैक्टीरिया की। एनिमल सेल में क्या होता है? एनिमल सेल में जब अगर हमें डायरेक्ट इसको इंजेक्ट करना होता है, जो हमारा डिजायर्ड जीन होता है उसको इंजेक्ट करने के लिए सीधे माइक्रो इंजेक्शन एक माइक्रोस्कोपिक इंजेक्शन होता है, जिसकी मदद से हम सीधे उस सेल और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वहां तक हम उसको पहुंचा देते हैं, अपने डिजायर्ड डीएनए को। ध्यान रहे कि जो ये बात तो प्लाज्मिड्स की बैक्टीरिया के लिए सही है, बट प्लाज्मिड्स हमारे एनिमल सेल और प्लांट सेल में नहीं बनते, वहाँ उनका विकास नहीं होता। तो ये प्लाज्मिड सेल केवल बैक्टीरिया के लिए ठीक है। तो एनिमल सेल में हम माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा जो डिजायर्ड डीएनए है उसको हम पहुँचाते हैं। प्लांट्स में क्या करते हैं? प्लांट्स में उस डीएनए को, जो हमारा डिजायरेबल डीएनए या जीन है, उसको, वांछित जीन को गोल्ड या टंगस्टन से कोट करके और बम्बार्डमेंट, एक तरह से समझिए जैसे गोलियों की बौछार की जाती है, उस तरह से बौछार करके, जिसको हम बायोलिस्टिक और जीन गन कहते हैं, इसकी मदद से, बायोलिस्टिक गन से या जीन गन की मदद से इसकी बौछार करते हैं। जीन जो कि कोटेड होता है गोल्ड या टंगस्टन से, और उसको हम सेल के भीतर पहुंचाते हैं। ये प्रक्रियाएं काफ़ी कठिन होती हैं, आसान नहीं होती, बट की जाती हैं और सफलता भी मिलती है। खास बात यह है कि अगर हमें एक भी सेल जो वांछित है, एक भी सेल अगर हमको मिल गई पूरी जैसे हम चाहते हैं, उसका एक का हम क्लोन करते हैं, उससे कई बनाते हैं, कई से फिर कई बनाते हैं। बस अगर एक का भी हमें चेंज मिल जाता है तो उस एक को हम बड़ी सावधानी से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके ढेर सारी कॉपीज बनाते हैं, और उन कॉपीज का एक बल्क हमको तैयार मिलता है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। और हम जो डिजायर्ड लक्षण चाहते हैं, कैरेक्टर चाहते हैं या मटेरियल चाहते हैं, जो भी, वो हमको बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है इन टूल्स की मदद से, इनकी सहायता से। बायोटेक्नोलॉजी के अगले भाग में बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस क्या है, प्रक्रम क्या है, प्रक्रिया में स्टेप्स क्या हैं, किसके बाद कौन सी घटनाएं आती हैं और उन घटनाओं को कैसे संपादित किया जाता है, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी ही मिलते हैं इसके अंतिम और तीसरे भाग के साथ। टेक केयर, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।